नमस्कार। आज हम एक बहुत ही यादगार और मजेदार सीन की गहराई में उतरेंगे। समझेंगे कि उसके पीछे जो कॉमेडी है वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, यही एक लाइन पूरे सीन का कह सकते हैं सार है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे लॉजिक को चैलेंज करता है और हमें उस कैरेक्टर की मजेदार थोड़ी सी उलझन भरी दुनिया में खींच ले जाता है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसके इर्द गिर्द ये सारी कॉमेडी घूमती है। सुनिए, ये कोई आम सा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट है, एक घोषणा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट लाला केदारनाथ अग्रवाल सीन में एंटर करते हैं। तो आखिर हैं कौन ये लाला केदारनाथ? देखिए, एक तो ये प्रेमलता चाट भंडार के मालिक हैं। इनका दावा है कि ये बिल्कुल भी घमंडी नहीं है और इनका एक मकसद है, ये एक फरियाद लेकर आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें फौरन ही घमंडी केदारनाथ का टैग मिल जाता है और बस कॉमेडी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं उनकी फरियाद पर, जो कि खुद में ही एक विरोधाभास है। चलिए उनकी गुहार की पहली परत को खोलते हैं, जहां उनका लॉजिक ही अपने आप में एक जोक है। वो फरियाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, फरियाद कितना भारी भरकम शब्द है ना? ये उनकी बात में एक ड्रामेटिक वजन डाल देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़ी गंभीर मुसीबत में फंसे हुए। और बस यहीं पर पहला कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। पहले तो वो दावा करते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन अगले ही पल मान लेते हैं नहीं नहीं, आए तो हम पास से ही हैं, लेकिन फरियाद दूर की है। ये क्या लॉजिक हुआ? यही बेतुका सा तर्क कॉमेडी की पहली लहर पैदा करता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस कॉमेडी का दिल है। मतलब उनकी हर बात के लिए जो उनके पास आखिरी सफाई है, उनका सबसे बड़ा तर्क 4। ये नंबर लाला केदारनाथ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान है, उनके विनम्र होने के दावे का पूरा आधार है। तो वो घमंडी क्यों नहीं हो सकते? सवाल तो यही है। जवाब, क्योंकि उनकी 4 कुंवारी बहनें हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसी सच्चाई है जिसे वो एक शील्ड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और एक हथियार की तरह भी। यहां उनका जो अजीबोगरीब लॉजिक है वो पूरी तरह से सामने आ जाता है। देखिए, वो अपनी किस्मत को अपने आसपास के सभी लोगों से जोड़ देते हैं। एक पूरी चेन बना देते हैं कि अगर मेरी बहनों की शादी नहीं हुई तो मेरी नहीं होगी, और अगर मेरी नहीं हुई तो फिर इसकी भी नहीं होगी। मतलब एक ऐसी हास्यास्पद घटनाओं की श्रृंखला जिसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ वही है। तो अब चलते हैं उस पॉइंट पर जहां सीन एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेता है, जब उनकी फरियाद को एक बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब मिलता है। अच्छा सुन, कल शाम को क्या कर रहे हो? बस ये एक सवाल, और इस एक सवाल से पूरी बातचीत में शक्ति का संतुलन ही बदल जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि लाला की किस्मत शायद एक अलग ही दिशा में चमकने वाली है। और बस यहीं पर आता है सबसे मजेदार ट्विस्ट। कहानी में एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जहां केदारनाथ को लगा कि शायद कोई रोमांटिक मुलाकात का ऑफर है, वहां असलियत में ये तो एक बिजनेस प्रपोजल निकला, केटरिंग का काम। हाँ, गेटिंग गेटर के लिए आ जाऊंगा, आप एड्रेस दे दीजिए। और देखिए तो सही कितनी जल्दी वो इस नई हकीकत को अपना लेते हैं। एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उनका पूरा उत्साह, उनकी पूरी एनर्जी फौरन एक बिजनेस डील में बदल जाती है। वो एकदम तैयार हैं। अब फिर आता है आखिरी पंचलाइन, अपनी 4 बहनों को लेके वहां आ जाना। कमाल है ना? जिस बोझ को, जिस समस्या को वो अपनी विनम्रता के सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, वही अब उनकी नौकरी की शर्त बन जाती है। उनकी सबसे बड़ी समस्या अचानक से उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या लाला केदारनाथ की यह फरियाद एक सोची समझी चाल थी, एक चालाकी थी, या फिर ये बस किस्मत का एक मजेदार खेल था? इसका जवाब शायद उस किरदार की तरह ही थोड़ा उलझा हुआ है।